हेलो नमस्कार, मैं बबली गोस्वामी आपके अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स में सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है हिंदी पेडागोजी को लेकर। और ये हिंदी पेडागोजी में जितना कवर करेंगे बस इतना ही आपको पढ़ना है। और उसके बाद प्रैक्टिस कर लेनी है 2-3 ईयर का, कम से कम 2-3 ईयर का। यानी एक ईयर में सीटेट 2 बार होता है तो 2-3 ईयर का मतलब समझ जाइए कि इसका डबल। तो इतने पेपर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका सब अच्छे से हिंदी में नंबर आ जाएगा। 25+ तो आ ही सकता है अगर हिंदी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है। तो शुरू करते हैं। हिंदी भारत की एक राजभाषा है। पेंसिल ले लेते हैं। हिंदी भारत की एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। तो यहाँ हिंदी पेडागोजी में जो आप पढ़ेंगे, जो भी एग्जाम होगा आगे, टीचिंग के जो भी है, सब में काम आएंगे क्योंकि इतनी सारी चीजें इसमें है। तो हिंदी भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। भाषा राष्ट्रभाषा कोई नहीं है भारत की, राजभाषा है हिंदी। हाँ, और अभी आप समझेंगे इंग्लिश क्या है, हिंदी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है और राजभाषा क्या है, सारी चीजें समझेंगे। बने रहिए, वीडियो पूरा देखिएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, जिसमें ये भाषाएं याद रखिएगा: असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। तो ये भाषा ये याद रखिएगा, ये कौन कौन सी भाषा है। कई बार इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो याद रहेगा। इसमें आप देख लीजिए, यहाँ भोजपुरी तो है नहीं, तो जो जहाँ का हो देख लेगी को अच्छा ये है, तो उस तरह भी याद कर सकता है। मेरा तो हिंदी है, लखनऊ से है। भारतीय संविधान के अनुसार इंग्लिश लैंग्वेज एक सहचारी प्रशासनिक भाषा है। सहचारी यानी एक हेल्पफुल, और प्रशासनिक यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है। राजभाषा जो है वो हिंदी है, राष्ट्रभाषा कोई है नहीं। और ये सहचारी प्रशासनिक भाषा है, इसलिए जब केंद्र सरकार से कोई भी चीज निकलती है, कोई भी सूचना या कोई चीज, अ, भले ही केंद्र सरकार से फिर वो राज्य सरकार को जाती है, कोई भी चीज को, अधिनियम है या जो भी चीजें होती हैं, ऑफिशियल चीजें होती हैं, वो हिंदी और इंग्लिश में रहता है, दोनों भाषा में रहता है। और भाषा में नहीं रहता, उसके बाद तो और सब जो जो राज्य सरकारें हैं वो अपने भाषा के हिसाब से चलते हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में चीजें रहती हैं। तो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है भारत की। शास्त्रीय भाषाएं क्या है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम और ओडिशा। अच्छा, ये शास्त्रीय भाषाएं कहा जाती कितने हैं? 6 हैं। तो ये कितने याद रखिएगा, 6 हैं, 6 हैं शास्त्रीय भाषाएं। और जो शास्त्रीय भाषाएं हैं पुरानी भी हैं, ये तमिल और संस्कृत, तेलुगु, ये तो बहुत पुरानी भाषाएं हैं, लगभग संस्कृत के समकक्ष। आरटीई, आरटीई के एक मेरा वीडियो है, उस पर आप देख लीजिएगा। आरटीई भी पढ़ा दिया, आरटीई 2009। तो आरटीई मातृभाषा के माध्यम से अध्ययन की अनिवार्यता जो है वो रखता है क्लास 8 तक, यानी मदर टंग में पढ़ाने के लिए कहता है क्लास 8 तक पढ़ाइए। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज में पढ़ाना चाहे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, तो उसमें आप पढ़ाइए, लेकिन मदर टंग में जो आप पढ़ाइए, 8 तक पढ़ाइए, ताकि बच्चा समझ सके। 14 साल एज रहती है लगभग 8 तक के बच्चे के, लगभग, मतलब तो ज्यादा ही मैंने बताया है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होता है किसी का, 14 साल एज ही 8 तक का रहता है मैक्सिमम। भाषा शिक्षा की अवधारणाएं, थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा दोबारा देख लेना या अपना रुक रुक के देख लेना। ये जो स्पीड का यूट्यूब के वीडियो में रहता है, उस स्पीड को कम कर लेना सेटिंग में जाके। चुनौतीपूर्ण, हाँ,
भाषा शिक्षा की अवधारणाएं, चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना। तो ये अवधारणाएं भाषा शिक्षा की क्या है, ये समझिए। चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना, बौद्धिक निर्देश और सकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन, ये सब चीजें चाहिए तो भाषा शिक्षा प्राप्त करना आसान होता है, ये बताया गया है, या भाषा शिक्षा देना आसान होता है। भाषा अधिगम एवं अर्जन। भाषा अधिगम एवं अर्जन, इसमें क्या है, अर्जन सीडीपी में भी पढ़ा चुके हैं। अभी सीडीपी का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और हो जाएगा, उसका भी वीडियो आ जाएगा। तो भाषा अधिगम एवं अर्जन, भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है, ये हेडिंग है यहाँ पे, भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण, परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। वह दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। देखो, एक छोटे बच्चे को कोई भी लैंग्वेज सिखाना हो तो बड़े आसानी से सीख जाता है, क्योंकि वातावरण से, एक तो उसके अंदर जो चॉम्स्की ने बताया ही था कि एक डिवाइस होती है एलईडी, तो इसकी वजह से सीख ले जाता है। एलईडी एक नाम दिया गया कि लगता है डिवाइस एक होती है इसके मस्तिष्क में जो भाषा को ऐसे कैच करता है 5 साल तक के बच्चे को। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जो भाषा अर्जन है, एक्वायर करना, यानी अपने स्वतः जो सीखते हैं, तो वो बता रहे हैं यह एक प्राकृतिक नेचुरल तरीका है। जैसे यूपी के जो लोग हैं हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी उनको पढ़ना सीखना नहीं पड़ता है, वो एक्वायर करते हैं अपने आसपास वातावरण, वो सारी चीजों से। इसके लिए कोई भी औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कोई इसको सीखने के लिए कोई ट्रेनिंग या कुछ करना नहीं पड़ता है। यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। तो यहाँ बता दिया गया है कि ये सब जो चीजें होती है ज्यादातर मदर टंग होती है या क्षेत्रीय भाषा जो होती है, जैसे गांव देहात में जो खड़ी बोली होती है वो बोली जाती है। भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु में ये टॉपिक है, भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज होती है और स्वाभाविक होती है, स्वतः सीख लेता है। अर्जन की बात हो रही है, यानी मदर टंग की बात हो रही है, आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहां जो बोली जा रही है उसकी बात हो रही है। अर्जन मतलब एक्वायर करना, यानी स्वतः अपने आप जो एक्वायर करते हैं वो मदर टंग ही कर सकते हैं, क्योंकि अपने वातावरण में वही भाषा रहती है। ऐसे ही अगर जो विदेशी बच्चों का देखे, विदेश में देखे, तो वहाँ जहाँ इंग्लिश बोली जाती है वहाँ इंग्लिश वैसे वो करते हैं। अगर हिंदी का माहौल मिले उनको तो हिंदी भी सीख जाए। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतः सीखता है। भाषा अर्जन में सांस्कृतिक महत्व परिवार व समाज का होता है, क्योंकि अगर वो वैसा माहौल देते हैं, जो भी मदर टंग होती है जो बोली जाती है, तो बच्चा जल्दी सीखता है, और देते ही आम बोलचाल में जो बोलते हैं बच्चा वही सीखता है। और भाषा है भाषा अधिगम। ये भाषा अधिगम जो होता है, अधिगम इसको हम सीखते हैं एक प्रोसेस के थ्रू। जैसे अगर किसी के इंग्लिश जो है वो सेकंड लैंग्वेज है, यानी उसने सेकंड लैंग्वेज है यानी उसने सीखा है, तो ये क्या होता है ये देखते हैं, यानी लैंग्वेज लर्निंग। अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे इंग्लिश उदाहरण ले रहे हैं, जैसे मेरा भी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, मदर टंग भी हिंदी है। तो उसके लिए एक औपचारिक तरीका होता है, एक टीचर होता है जो सिखाता है, बोलना बताता है, और
प्रोसेस होता है वो सारे चीजें प्रयोग की जाती हैं। ये जरा इसको वो कर दे, वरना आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अ, आपको जो हमारी टेलीग्राम चैनल है उस पर इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, बस आपको अगर एनसीईआरटी की लेनी है तो पेड उसका है, वरना जो आप देख रहे हैं वीडियो देखिए, समझिए, आप खुद बना सकते हैं नोट्स, और कुछ चीजें जो फ्री है वो भी आप लेकर पढ़ सकते हैं। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया, जैसे इंग्लिश का ही उदाहरण लिए तो उसमें एक नियम होता है ट्रांसलेट करने का। ज्यादातर लोग अपने मदर टंग से उसको ट्रांसलेट करके ही पढ़ते हैं इंग्लिश को। तो इसे द्वितीय भाषा के नाम से जानते हैं, सेकंड लैंग्वेज। भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य, जो तथ्य हैं वो देखते हैं, समझते हैं। इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं, यानी भाषा अधिगम की बात हो रही है हमें, भाषा अर्जन की नहीं। यानी अर्जन मतलब एक्वायर करना, तो जो लैंग्वेज एक्वायर किया जाता है, अर्जन किया जाता है, वो स्वतः होता है, अपने आप होता रहता है, अपने वातावरण से समझता है। और जो अधिगम होता है, भाषा अधिगम, उसको हम सीखते हैं, कुछ नियम होते हैं, उसको उससे उसके थ्रू सीखते हैं, जैसे भाषा के नियम होते हैं, भाषा अधिगम नियम से सीखते हैं। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। यह औपचारिक शिक्षा यानी स्कूल के या कहीं किसी कोचिंग सेंटर ऐसी जगह पर जाकर औपचारिक रूप से, ऑफिशियल टाइप से सीखा जाता है। और भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है, ज्यादातर विद्यालय में ही लोग इसको सीखना शुरू करते हैं। भाषा अधिगम, ये ऊंचा कर दे। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है, यानी खुद उसको प्रयास के माध्यम से सीख सकता है, स्वतः नहीं सीखता है, तो प्रयास करना पड़ता है। इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है, व्याकरण की आवश्यकता होती है। और भाषा अधिगम में शिक्षक विद्यालय पाठ्यक्रम, क्या क्या चाहिए भाषा अधिगम में, उसकी बातें हैं। शिक्षक विद्यालय पाठ्यक्रम होता है, पाठ्य पुस्तक, इसको इसी हिंदी के रूप में ही समझना। जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो उसको सीख सकते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक, शिक्षण पद्धति आदि की भूमिका होती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि भाषा अधिगम में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, तो आप याद रखिएगा, शिक्षक, विद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण पद्धति यानी मेथड, ये सारी चीजों की भूमिका होती है। आगे आते हैं अधिगम के प्रकार। अब ये अधिगम के प्रकार समझेंगे कि कितने प्रकार से लर्निंग की जा सकती है। क्रियात्मक अधिगम, सबसे पहले नाम समझ लेते हैं, फिर क्या होता है समझते हैं। क्रियात्मक अधिगम, शाब्दिक या वाचिक अधिगम, विचारात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम में क्या होता है, क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति का ध्यान दिया जाता है। क्रियाओं की गति, स्वरूप और क्रियाओं की गति का ध्यान दिया जाता है। और शाब्दिक या वाचिक अधिगम में, यानी जो बोल के सीखा जाता है, वो कैसे होता है। शाब्दिक या वाचिक अधिगम यह सीखने में संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सिखाया जाता है। यानी ये तरीके होते हैं कि संकेत, चित्र, शब्दों के माध्यम से इसको सीखा जाता है या सिखाया जाता है। आप तो सिखाएंगे, यहाँ पे सीखने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिखाने की बात हो रही है, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं। विचारात्मक अधिगम, विचारात्मक अधिगम क्या होता है। विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन
अनुभवों को देखकर या सुनकर अपने विचार करके सीखता है। यानी दैनिक जीवन में जो भी वो देखता है, समझता है, उसको अपने हिसाब से उसको एनालिसिस करके, विश्लेषण करके फिर वो सीखता है। आगे बढ़ते हैं। भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में विचारों के विद्वानों के विचार। भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में विद्वानों के विचार। वाइगोस्की के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि भाषा अधिगम और अर्जन यानी जो एक्वायर किया जाता है, स्वतः जो सीखते हैं हम लोग, और जो एक औपचारिक रूप से सीखते हैं, उसकी बात हो रही है। तो इसमें बता रहे हैं इनके विद्वान जो बताए हैं, सारे नाम याद रखिएगा। वाइगोस्की, पियाजे और चॉम्स्की ने क्या क्या कहा, ये बातें याद रखिएगा। बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यानी जो भाषा है उससे पता चल जाता है कि समाज से ये संबंधित है, और उससे पता चल जाता है इस समाज से सीखे हैं। तो प्याजे महोदय के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंतुओं की भांति, यानी अन्य जो चीजें होती हैं उसके भांति प्रवेश के साथ अंतः क्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। यानी भाषा जो है, जो भी संज्ञानात्मक इंद्रियां होती हैं, चीजें होती हैं, उनके अंतः क्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। चॉम्स्की के अनुसार ये क्या कहते हैं, भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। चॉम्स्की का बहुत फेमस हो, बहुत सही भी लगता है हमको, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने अपने बेटे पर ये देखा था कि तो छोटा था और अभी भी छोटा है। मैंने सीटेट अभी जल्दी ही तो पास किया है, तो लगातार कर रहे हैं। तो मैंने देखा था इसका इसी एज ग्रुप में है, उस समय 2.5 से और 5 के बीच ही चल रहा है। तो उसमें मैंने देखा कि जन्मजात होती है, तो मैंने उस माहौल में उसको दिया। जैसे फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश का दिया मैंने थोड़ा वीडियो, और इंग्लिश की चीजें, इंग्लिश की किताबें सामने डाल दिए, ऐसे ऐसे चीजें बच्चों की डाले। तो उसकी अभी 4 साल की एज में काफी अच्छी इंग्लिश बोल लेता है, और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। तो ये बता दिया गया, भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है, वाकई में होती है, और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। वो चीजों को मतलब कोई पूछता है, उसको जवाब भी बहुत सही से देता है, ट्रांसलेट कर देता है। कोई चीज होता है जैसे हर हर लाइन तो सुनी नहीं, कहते बच्चे लाइन, यही लाइन जो बोले हैं कहीं सुने होंगे वही चिपका देते, लेकिन वो चीजों को सही से ट्रांसलेट भी करके बोल देता है। उसकी एक वजह ये भी है कि जो एक बोली जाती है गर्भ संस्कार, तो उस दौरान मैंने इंग्लिश में काफी चीजें भी देखी थी, ताकि जो है वो बच्चा कहते पेट में भी सोना करता है, समझा करता है। तो उसकी वजह से इंग्लिश की उसकी जो पकड़ है काफी अच्छी है अभी से, और अच्छे स्कूल में भी हो गए तो और अच्छा ही रहेगा आगे। और इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, कोई भी हिंदी इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और तो मेन सब्जेक्ट और भी मायने रखता है, ऐसा नहीं कि हिंदी इंग्लिश ही सब है। लेकिन एक बात थी जो मैंने बता दी, लैंग्वेज, चूंकि लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो लैंग्वेज से जुड़ी कहानी बता दी। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, इसमें क्या है, अनुबंधन के सिद्धांत या सहचर का सिद्धांत, इसका 2 नाम है, याद रखिएगा। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत में नाम याद रखिएगा, अनुबंधन के सिद्धांत, और इसी को बोलते हैं सहचर का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत नाम पढ़ लेते पहले। अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, या इसका पुनर्बलन का सिद्धांत, ये सारे नाम याद रखिएगा। क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत,
आवृत्ति का सिद्धांत, अनुपात और क्रम का सिद्धांत, इतने हैं। तो आगे अब इसको समझते हैं। काफी इसके नाम से ही मतलब समझ जाएंगे आप। अनुबंधन के सिद्धांत या सहचर का सिद्धांत, ये क्या होता है? श्रेणावस्था किसो, ये तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ये सही हो जाएगा, कोई बात। किशोरावस्था होगा, यहाँ पे श्रेणा लिखा है, तो ये यहाँ से लिख जाएगा, वहां पे सही हो जाएगा पीडीएफ पे। किशोरावस्था में बच्चे किसी शब्द की पहचान किसी वस्तु या व्यक्तित्व से उस शब्द का सहचर यानी संबंध स्थापित करके सीखते हैं। अर्थात किशोरावस्था सीखने की प्रक्रिया मूर्त होती है। शिक्षक बच्चे के साथ साथ जब बच्चे को पानी दिया जाता है शिक्षक बच्चे के साथ साथ जब बच्चे को पानी दिया जाता है तो वह बच्चा धीरे धीरे पानी शब्द का पानी वस्तु के साथ संबंध स्थापित करके उसे समझने लगता है। आगे बढ़ते हैं। अनुकरण का सिद्धांत, ये क्या कहते हैं? इस सिद्धांत का प्रयोग बालक के प्रारंभिक शिक्षा में प्रभावी होता है। इसके अंतर्गत बालक अपने परिवार, समाज आदि का अनुकरण यानी नकल करके सीखता है। अनुकरण से नकल हो गया, यानी वो अनुकरण यानी नकल करके, देख के, सुन के सीख रहा है। इस तरह के अधिगम में भाषा का गुण दोष समाज, परिवार आदि पर निर्भर रहता है। यानी अगर जो उसने गलत सिखाया, गलत भाषा शब्द बोल रहा है समाज, परिवार, तो गलत सीखेगा। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं पुनर्पलन का सिद्धांत भी। किसी कार्य की सफलता हमें अभिप्रेरित करता है कि हम और बेहतर कार्य करें। तो यहाँ पे अभिप्रेरणा इसी बात के लिए बताया गया है, अभिप्रेरणा रुचि का सिद्धांत। किसी कार्य की सफलता हमें अभिप्रेरित करता है यानी मोटिवेट करता है कि हम और बेहतर करें, और जब अच्छा हो जाता है कार्य तब प्रेरित होता है इंसान, और जब नहीं अच्छा हो पाता है तो बार बार डिमोटिवेट होकर रोक देता है। और किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस कार्य में कितनी रुचि लेते हैं। जब रुचि रहेगी, इंटरेस्ट रहेगा, तभी वो करेगा। बा अर्थात बालक की शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह उसे सीखने के लिए प्रेरित करती है। अतः शिक्षण संबंधी पाठ सामग्री, पाठ्यक्रम आदि का निर्माण व चयन बच्चों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। तो बच्चा रुचि लेगा तभी वो सीखेगा, और रुचि तब लेगा जब उसका पाठ्यक्रम यानी उसका जो बुक है, उसमें जो विषय सूची है, वो सारी चीजें अच्छी होंगी, उनके अनुसार होगी, तभी वो सीखेंगे। एवं उसे सदैव रुचिकर बने बने रखने के लिए अभिप्रेरित करते रहना चले पड़ेगा। उसको मोटिवेट भी करते रहना पड़ेगा सीखने के लिए। उसको चाहे शाबाशी देकर अच्छा करे, शाबाशी देकर, पुनर्बलन में वही आता है, और भी जो तरीके हैं, पुरस्कार देकर, जो भी तरीके हैं समझ में आ रहा हो वो करना चाहिए मोटिवेट करने के लिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये क्या है? यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। करके सीखने पर, जब बालक किसी कार्य को स्वयं करके सीखता है तो वह उसे जल्दी और आसानी से सीख व समझ लेता है। ये तो बात सही है, करके सीखना जल्दी आता है समझ में। अतः बालकों को सदैव खुद से करके सीखने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। करके सीखना, क्रियाशीलता का सिद्धांत, बस ऐसे याद रखें, करके सीखना। अभ्यास का सिद्धांत, इसमें क्या है? किसी भी चीज को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसे वह हमारे व्यवहार में आता है, वह हमारे व्यवहार में आता है। भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर, ये भाषा का उदाहरण दिया गया है यहाँ पे, कि भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर मिलने से बच्चों का भाषा विकास
जल्दी हो जाता है। इन्हें अगर जो बच्चे से कोई बात ना करे, ज्यादा उससे बातें ही ना हो, तो फिर वो प्रयोग नहीं करेगा तो भाषा उतना अच्छा जानेगा नहीं, बोल भी नहीं पाएगा। और ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेगा तो और अच्छा निखरता जाएगा भाषा, और अच्छी बोलनी आएगी। आवृत्ति का सिद्धांत ये क्या कहता है? भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व। आवृत्ति का सिद्धांत, भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व है। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा, वह उतनी ही अधिक देर तक याद रहती है। इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर भी जो विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। सबको पता है, प्रैक्टिस यानी बार बार रिवीजन करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तभी वो चीज सीखता है और याद रहता है। तो सबके लिए है, ना कि छोटे बच्चों के लिए। अनुपात और क्रम का सिद्धांत, अनुपात और क्रम का सिद्धांत ये समझते हैं। भाषा कौशल के चारों प्रकार क्या है? भाषा कौशल के चार प्रकार: श्रवण यानी सुनना, वाचन यानी बोलना, पठन यानी पढ़ना, एवं लेखन लिखना के निर्माण के लिए अभ्यास क्रम से समान अनुपात बनाए रखने पर जोर देता है। यानी कह रहे हैं कि समान अनुपात पर जोर देता है। अनुपात और क्रम का सिद्धांत, यानी श्रवण, पहले सुनता है बच्चा, फिर वाचन यानी बोलना शुरू करता है, पहले सुनता है फिर बोलना शुरू करता है। ऐसे ही बच्चे शुरू से करते हैं, किशोरावस्था से, किशोरावस्था क्या, और छोटे से यही से शुरू करते हैं। श्रवण सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर थोड़ा पढ़ना आता है, फिर लिखना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। भाषा के कार्य एवं उसके विकास में बोलने व सुनने की भूमिका। तो ये क्या है? भाषा के कार्य पहले समझते हैं। अभिव्यक्ति का साधन, तो भाषा के कार्य क्या है, भाषा क्यों जरूरी है, आखिर इसका प्रयोग ही क्या है, क्या जरूरत है, तो ये चीज को समझते हैं। सबको पता है, लेकिन यहाँ पे इसी शब्दों में, इसी कीवर्ड में समझ लीजिए, ताकि ये ऐसे धांसू और भयंकर शब्द आए तो वहां पे घबराना नहीं है। अभिव्यक्ति का साधन, यानी हम खुद को अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं, भावनाओं आदि अभिव्यक्त करने में सहायता करती है। सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक, सामाजिक संबंध बनाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। जब हम अपनी बात कह पाएंगे तभी तो दोस्ती बनती है, तभी तो संबंध स्थापित करते हैं। भाषा मानव विकास का मूलाधार है। भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्राचीन से नवीन पथ पर अग्रसर हुआ है। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता, और विचार के अभाव में वह अपने सामाजिक ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति भी नहीं कर सकता। तो भाषा मानव विकास का मूलाधार है, ये पॉइंट याद रखना। और क्यों है ये सब बता दिया गया यहाँ पे। भाषा ज्ञान प्राप्ति में सहायक, ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाषा बहुत ही आवश्यक है।
शिक्षा प्राप्ति में सहायक, शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। अब जो पढ़ा रहे हैं सब भाषा ही तो है, जो बोल रहे हैं वो भाषा है, जो लिखा गया है वो लिपि है। आगे इसमें आएगा, ये इसमें नहीं तो इंग्लिश पेडागोजी में ये चीज रहेगी। लिपि क्या है, भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है, तो ये है जो लिखा हुआ है, जैसे ये जैसे मानव समाज, ये सब जो लिखा हुआ है ये लिपि है ये। और जो बोल रहे हैं इसको पढ़ के जैसे मानव समाज ये सब, तो ये भाषा है। भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। जैसे जैसे मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की, वैसे वैसे उसकी सभ्यता एवं संस्कृति में विकास हुआ। ज्ञान विकास के क्षेत्र में प्रगति हुई और श्रेष्ठ साहित्य का भी सर्जन हुआ। तो भाषा की वजह से ही ये सब हुआ। आगे बढ़ते हैं। भाषा विकास में सुनने की भूमिका। अब ये सुनने की क्या भूमिका है, जैसा कि यहाँ टॉपिक था ही, इसका पूरा हेडिंग ही था कि भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने व सुनने की भूमिका। तो भाषा के कार्य पढ़ लिया, विकास में बोलने का भी सुन लिया, पढ़ लिया, बोलने का भी। अब सुनने की भूमिका कि सुनना क्यों जरूरी है किसी भाषा को। मतलब ऐसे बिना म्यूट लगा के ऐसे सीख सकता है कोई? नहीं हो सकता ना। बच्चा अपने परिवार व समाज के लोगों को बोलते हुए सुनता है तथा उनका अनुकरण करता है, यानी नकल करता है और बोलने की कोशिश करता है। इसलिए सुनना जरूरी है, वही बच्चा बोल पाता है जो सुनता है। जो बच्चा बचपन से, अगर कोई भी है जो बचपन से नहीं सुन पाया है, वो बोलना नहीं जानता है। सुनने के माध्यम से बच्चा नए शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास करता है। सुनता है फिर वैसे ही बोलने की कोशिश करता है। सुनने के माध्यम से ही बच्चा बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल होता है। सुनने के माध्यम से ही एक बालक का शब्द भंडार में वृद्धि होता है, यानी बहुत सारे शब्दों को सीखता है, तभी तो सेंटेंस बना के बोल पाता है, जिसकी उसकी भाषा विकास में भी वृद्धि होती है। सुनना ध्वनि के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है, जिसके द्वारा बालक स्वर के उतार चढ़ाव को सीख जाता है। सुनने के माध्यम से, हाँ, सुनने के माध्यम से बच्चा दूसरों की भावनाओं, विचारों को जान पाता है। हाँ, जान पाता है। सुनना अन्य भाषा कौशलों के विकास में भी बहुत सहायक होता है। जैसे अन्य भाषा यानी कोई भी भाषा हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, जो भी है। जैसे वाचन कौशल, वाचन यानी बोलना, लेखन कौशल के विकास में। तो जब सुन पाएगा अच्छा, तब वाचन कौशल यानी अच्छा बोल पाएगा और लिख भी तभी पाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा विकास में बोलने की भूमिका। अब बोलने की भूमिका क्या है ये देखते हैं। तो बोलकर हम अपनी भावनाओं तथा विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। बोल नहीं पाएंगे तो बात कैसे बता पाएंगे। बोलने से ही बच्चा शुद्ध उच्चारण सीखता है। बोलकर ही बच्चा दूसरों का भाषण ग्रहण करता है। बातचीत के द्वारा सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। तो इससे सामाजिक संबंधों का निर्माण भी होता है। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। अब यहाँ पे व्याकरण की क्या भूमिका है, भाषा अधिगम की हो रही है। व्याकरण की तो जरूरत है, भाषा अर्जन में व्याकरण की जरूरत नहीं है। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका होती है। कैसे? विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करना। विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्राप्त करना और विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धताओं को समझने की शक्ति का विकास करना। छात्रों को वाक्य रचना के नियम व विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान कराना। आप अपने बचपन के समय यानी स्कूल टाइम का सब याद
आ रहा होगा, कैसे कैसे ये सब चीजें बताई जाती थी। अ, कि कहाँ विराम चिन्ह लगाना है, और ये शब्द शुद्ध है तो इसको कैसे बोलते हैं, अशुद्ध शब्द है, ये सारी चीजें आप स्कूल टाइम में किए हैं। अधिगम में व्याकरण की भूमिका से बच्चों के चारों भाषा कौशल का विकास होता है। जब अधिगम में व्याकरण की भूमिका से ही बच्चों के चारों कौशल, यानी अ, चार कौशल क्या होता है? पढ़ना, नहीं सुनना, पहला होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और यही क्रम होता है। तो क्रम भी याद रखिएगा, जो कि ऊपर पढ़ाया है मैंने, भी बताया है। तो ये क्रम भी याद रखना, इसी क्रम में रहेगा। इसको आप अपने सुविधा अनुसार, ये आप सुविधा अनुसार अपने इसको किसी भी कोड भाषा में लिख सकते हैं, और उसको इसी क्रम में याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब पूरा पेडागोजी हिंदी की है तो थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगी, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, एक बार सब मिल भी तो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया। हाँ, विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान देता है, किससे? बोलने से। यह बच्चों में भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास करने में भी सहायक है। यहाँ बोलने की बात हो रही है कि बोलना क्यों जरूरी है, तो ये सब बताया जा रहा है, बोलने के फायदा है। भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास करने में भी सहायक है। यह छात्रों को लेखन शैली में मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग करने का शिक्षण देकर उनके लेखन कौशल में विकास में सहायक है। व्याकरण की सहायता से विद्यार्थियों द्वारा शब्दों की समझ विकसित हो जाती है। यह छात्रों के शब्द भंडार में शब्द समझ का, उनके शब्दकोश के विकास करने में सहायक है। व्याकरण छात्रों के लेखन में सज्जा, सर्वनाम, संज्ञा होगा यहाँ पे संज्ञा सज्जा लिखा है तो संज्ञा, ये आपको जो मिलेगा पीडीएफ उसमें सब सही हो जाएगा। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय, और ये क्या है, ये भी टॉपिक हो गया है। उपसर्ग शायद हो गया यहाँ पे, उपसर्ग तो व्याकरण की जो चीजें हैं वही सब है। उपसर्ग तथा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द आदि के प्रयोग से उनके लेखन कौशल में के विकास करने में सहायक है। तो ये सारी चीजें लेखन कौशल को विकसित करती है। तो व्याकरण किस लिए जरूरी है? और अच्छा, ये जो चीजें बताई गई ये से ही जुड़े ही क्वेश्चन इसमें आते हैं, और कुछ ज्यादा आते नहीं है, बस प्रैक्टिस की। हिंदी पेडागोजी पढ़ लीजिए, और मैंने जैसा कहा 2-3 साल का, एक साल में 2 बार होता है, तो 2-3 साल का आप पेपर सॉल्व कर लीजिए। चाहे जैसे करिए, बस टाइम सेट अपना करके करते रहिए। चाहे 1-2 पेपर में मत टाइम का ध्यान दीजिए, उसके बाद करिए, और आपका इसमें अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, स्कोर अच्छा हो जाएगा। व्याकरण विधियों का शुद्ध स्मृति, लोकोक्ति, मुहावरे आदि में उपयोगिता को योग्य बनाता है। यानी व्याकरण विधियों के ज्ञान से ही जो है वो सब जानता है कि लोकोक्ति कैसे यूज करनी है, मुहावरे कैसे यूज करनी है, और वो अच्छा जो है वक्ता बन सकता है, या लेख लिख सकता है अच्छा तभी। नेक्स्ट टॉपिक है व्याकरण की शिक्षण विधि। तो व्याकरण की शिक्षण विधि में होता क्या है, ये कितने प्रकार की विधि होती है पहले ये समझे। आगमन विधि होता है, और दूसरा होता है निगमन विधि। आगमन निगमन विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, ये इतने प्रकार की विधियां होती हैं जो मेन है। आगे पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या है व्याकरण आगमन विधि। इस विधि में अनुबोध, उदाहरणों तथा प्रयोगों का प्रत्यक्ष अध्ययन करके नियम बनाते जाते हैं। यह शिक्षण पद्धति, ये यहाँ पे
गलत हुआ है, इसको सही हो जाएगा। इस शिक्षण पद्धति को बोलते हैं छात्र केंद्रित पद्धति। यहाँ पे छात्र होगा, छात्र केंद्रित पद्धति, जो छात्रों को करके सीखने पर जोर देती है, और यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है। ओके, तो आपको जो पीडीएफ मिलेगा वो यहाँ पे करेक्ट होकर मिल जाएगा। इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी जो चीज ज्ञात है, जो दिखती है, उसकी बात फिर अज्ञात की ओर, वहां तक मतलब बातें की जाती हैं, जो भी चीज सिखाई जाती है उसकी बात हो रही है। सरल से कठिन की ओर, देखो इसी टाइप से हम लोग के चाहे किसी भी क्लास का हो, जो भी टेक्स्ट बुक जो भी कोर्स करते हैं वो ऐसा होता भी है कि सरल से कठिन की ओर। अगर हम बीएड कर ले तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आसान, फिर इससे कठिन, फिर उससे कठिन, आगे और कठिन होता जाता है कई बार। मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो ये पद्धति होती है इस आगमन विधि में। और ये एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है, तो याद रखिएगा मनोवैज्ञानिक विधि या मेथड कौन है, पद्धति कौन है, तो आगमन विधि। निगमन विधि, ये क्या होता है? इस पद्धति या विधि बोलो, इस पद्धति में विद्यार्थियों को पहले नियमों का ज्ञान दिया जाता है, फिर उन नियमों को एक उदाहरण देकर समझाया जाता है। आप खुद कमेंट करिएगा कि कौन सब्जेक्ट में ऐसे टीचर्स पढ़ाती है ज्यादातर। इस पद्धति को शिक्षक केंद्रित विधि कहा जाता है, जिसमें शिक्षक सभी नियमों को पढ़ाता है। आपको याद होगा ग्रामर ऐसे ही ज्यादातर टीचर पढ़ाते हैं। इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, जैसे अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, साक्षर से स्पष्ट की ओर। ये रॉन्ग है, इसमें यहाँ पे होगा सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ये है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। देखो ये हैंड राइटिंग में था, फिर इसको चैट जीपीटी के थ्रू कन्वर्ट किया गया है, इमेज के थ्रू, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक है जो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुकरण विधि, ये क्या होता है? इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि का अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण यानी नकल करता है, अर्थात उसका बर्ताव, वाणी, वाचन यानी किस तरह बोल रहा है, ये सारी चीजें करता है। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुकरण करते हैं, इसलिए छोटे बच्चों को वही शिक्षक ठीक रहता है जो शुद्ध बोलता हो, रॉन्ग नहीं बोलता हो कोई भी शब्द को। इसलिए छोटे बच्चों के टीचर बनने में बहुत बहुत मतलब क्वालिटियां देखी जाती हैं, क्वालिटीज। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कहा जाता है, याद रखिएगा ये लेक्चर मेथड है। व्याख्यान विधि सबसे प्राचीन विधि है, बहुत पहले ऋषि मुनियों के समय भी ऐसे ही पढ़ाया जाता था। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि ये व्याख्यान विधि है, और दूसरा कौन सा विधि है शिक्षक केंद्रित? निगमन विधि। तो दो विधि शिक्षक केंद्रित है। अगला टॉपिक आते हैं भाषा संरचना विधि। यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। तो भाषा संरचना विधि कौन सी है? व्याकरण की विधि है। व्याकरण शिक्षण की यानी व्याकरण जब हम पढ़ाते हैं उसकी एक विधि है। इस विधि में उदाहरणों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं यानी 1 से 5 हेतु यह विधि काम में ली जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को ग्रंथ एवं पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है।
तो इस विधि के द्वारा एक ग्रंथ कहाँ लिखा है? इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन एवं पुस्तकों के माध्यम से, तो अच्छे लेखन होगा यहाँ पे। यहाँ पे अच्छे लेखन होगा। अच्छे इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन एवं पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कक्ष में बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में, अगर जो किसी की क्लास में बहुत अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं तो उसके क्या फायदे हैं ये बताया जा रहा है। यानी बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में कैसे होता है। तो बहुभाषिकता ये लिख यहाँ पे कर दिया। बहुभाषिक कक्षा विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करती है। बच्चे अपने विचारों का अपनी मातृभाषा में सहज रूप से व्यक्त करते हैं, जिनसे उनके मौखिक कौशल का विकास होता है। बहुभाषिकता का गुण बच्चों में रचनात्मकता का विकास करने में सहायक होता है। कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम है। भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग करने से सभी छात्रों को एक दूसरे की भाषा समझने का अवसर मिलता है तथा वह अपनी मातृभाषा का सम्मान करने के साथ ही दूसरे भाषाओं यानी दूसरे जो भाषा है उनकी और संस्कृतियों का सम्मान करना सीखते हैं। ये बहुभाषिकता की मतलब फायदे बताए जा रहे हैं। बहुभाषिकता मानसिक संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उत्पादकता के स्तर को बढ़ाती है। इसलिए भाषाओं तथा विद्यालयों में एक साधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अगला है अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चों को के शब्दों व उनके उच्चारण में भिन्नता होती है। इनकी विभिन्नता के आधार पर किसी के पीछे नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि इस भिन्नता को एक संसाधन के रूप में प्रकट किया जा सकता है। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर जो अलग अलग भाषा बच्चे बोल रहे हैं तो उनको एक किनारे नहीं किया जा सकता कि इनकी भाषा अलग है, बल्कि एक संसाधन के रूप में इसका प्रयोग करो। जैसे अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग हैं तो उसे शब्द भंडार बढ़ता है, कई शब्द का मतलब समझ में आता है और आपके शब्द बढ़ते हैं। ये यहाँ पे भी बताई गई है। इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि द्विभाषी बच्चों की वैचारिक क्षमता अन्य बच्चों की तुलना में अच्छी होती है। ये बात बिल्कुल सही है। दो भाषी जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा, बच्चे या कोई भी, वो ज्यादा वैचारिक क्षमता उनकी ज्यादा अच्छी होती है। तभी तो ज्यादातर राइटर जो होते हैं दो भाषा, राइटर या कंपोजर, जो म्यूजिक कंपोजर नहीं, जो लिखते हैं गाने, वो सब कई भाषाएं जानते हैं तभी वो ज्यादा अच्छा लिख पाते हैं। तो ऐसे ही जो बुक है या अदर कोई चीजें हैं तो वो दो तीन भाषाएं जानते हैं तो ज्यादा अच्छा लिख लेते हैं। चाहे जो वो पेपर है, न्यूज़पेपर है, उसमें लिखने वाले ये सारे जो है दो से तीन भाषा जानते हैं तभी अच्छा लिख पाते हैं। कक्ष में बहुभाषिकता एक चुनौती के रूप में, अब यहाँ पे बताया गया, एक पहले बताया गया है संसाधन के रूप में और फिर दूसरा बताया अब और टॉपिक है कि एक चुनौती के रूप में, यानी एक चुनौती भी ये हो सकती है। तो वो कैसे है? बच्चों पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव, भारत एक बहुभाषीय क्षेत्र, तो ये हेडिंग है यहाँ पे। बच्चों पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव, भारत एक बहुभाषीय देश है। विभिन्न क्षेत्रों की अपनी भाषा होती है। क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव भी पड़ता है, जो शिक्षण प्रक्रिया में एक चुनौती भी है। और दूसरा है छात्रों में भाषा कौशल विकसित करने की चुनौती। अब भाषा कौशल, भाषा लैंग्वेज स्किल कैसे विकसित की जाए, डेवलप की जाए।
भाषाई विविधता के कारण छात्रों को भाषा कौशल के विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कोई क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव का भाषा कौशल पर भी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कोई क्षेत्रीय भाषा जो भी होती है जहाँ की, उसका जो और भाषा हो उस पर भी प्रभाव पड़ता है, पड़ेगा ही। शिक्षक के लिए बहुभाषा की चुनौती। यदि किसी शिक्षक को अपने क्षेत्र से दूर किसी अन्य क्षेत्र में पढ़ाने के लिए कहा जाता है जहां वह शिक्षक वह भाषा नहीं जानता है जो उस क्षेत्र में बोली जाती है, तो वहां शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाना एक चुनौती होती है वाकई में। भाषा के प्रति बच्चों की रुचि और योग्यता का अभाव। भाषा के प्रति बच्चों की रुचि और योग्यता का अभाव क्या है? भाषा शिक्षण की समस्याओं में से एक समस्या यह है कि छात्रों में भाषा के प्रति रुचि और प्रभाव की कमी होती है, जिससे भाषा शिक्षण की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो जाती है। अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं, अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं, अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं, ये हेडिंग है, अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं, इसीलिए यहाँ पर दो बार है, डैश देके लिखा। अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं आत्मव्यय पर शिक्षक की भाषा को प्रभावी ढंग से पढ़ाने का प्रयास करती है और इस तरह से शिक्षक और शिक्षार्थियों के आपसी प्रभाव को प्रभावित करती हैं। अध्ययन सामग्री की कमी। अब यहाँ बताया जा रहा है अध्ययन सामग्री। भाषा विविधता वाली कक्षा में शिक्षण के लिए अध्ययन सामग्री की कमी भी एक समस्या है। तो ये सारी समस्याएं बताई गई है बहुभाषिकता के समय में क्या क्या चुनौतियां आती हैं शिक्षक के सामने, शिक्षक और बच्चों के सामने। भाषा कौशल ये पढ़ लेते हैं क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो ये दिख ही रहा होगा भाषा कौशल, ये देख लीजिए हेडिंग। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण स्थापित करने के लिए वह बोलकर या लिखकर अपने, संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन होता है, वह बोलकर या लिखकर अपने भाव एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है तथा सुनकर या पढ़कर दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। इस प्रकार भाषा के दो अभिव्यक्तात्मक कौशल है, जैसे कौन, बोलना और लिखना। जिन दोनों माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं और यानी यही दो माध्यम यानी बोलकर और लिख कर अभिव्यक्त अपनी जो भी भावना हमारे अंदर है, जो भी विचार है वो अभिव्यक्त कर सकते हैं। और भाषा के दो ही ग्रहणात्मक कौशल है, ग्रहण करने का तरीका भाषा को दो है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि अभिव्यक्त करने का कौशल भी दो ही है, बोलना और लिखना, और ग्रहण करना यानी प्राप्त करना, रिसीव करने का भी जो कौशल है वो भी दो ही है, सुनना यानी सुन के और पढ़ना। जिन दोनों माध्यम से हम दूसरों के विचारों को या उनकी बातों को ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार से संप्रेषण, इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को भाषा कौशल कहा जाता है। इन चारों संप्रेषण, इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को भाषा कौशल कहा जाता है। तो भाषा कौशल क्या है? जो अभिव्यक्त करने की दो स्किल है, बोलना और लिखना, और जो ग्रहण करने की स्किल है किसी की भाषा को, तो वो है पढ़ना और सुनना। तो ये जो चार चीजें हैं, पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना, इनका इन बातों का जो माध्यम है वो भाषा है। ये पॉइंट हो गया। तो ये सब जो क्षमता, ये चारों जो क्षमता होती है इसको भाषा कौशल कहते हैं। कौशल मतलब स्किल।
ये एक स्किल होता है जो चारों चीजें जिनको आती है। भाषा कौशल का विकास और उनकी अभ्यास पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंततः संबंध होते हैं। चारों कौशल एक दूसरे से संबंध होते हैं। प्रत्येक कौशल का विकास किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो ये सारे पॉइंट याद रखना। जो मेन पॉइंट है वो मैंने देखो अंडरलाइन भी किया है, लेकिन इससे भी ज्यादा संक्षिप्त क्या 21 पेज में है, और अगर प्रिंट आउट निकलवाओ तो इसका 21 पेज का, इससे कम भी निकल सकता है। तो 21 पेज तो पढ़ना ही पड़ेगा। भाषा के चारों कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते, बल्कि सभी एक साथ सीखे जाते हैं, ये कहा गया है। जैसे बच्चा सुनने के साथ साथ बोलना भी सीखता है और पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीखता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना कि भाषा के जो चार कौशल हैं, चार स्किल हैं, 4 स्किल हैं, वो क्रम से नहीं होते हैं, यानी सिस्टमैटिक नहीं होते हैं। उसका अलग अलग तरीका होता है। जैसे बच्चा एक साथ सीखता है। जैसे बच्चा सुनता है तभी वो बोलना भी सीखता है। कभी किसी छोटे बच्चे को अगर वो छोटे से देखा हो, जहां से वो बोलना ही शुरू किया है, और 2-3 साल तक देखा हो, तो समझ में आ जाएगा। पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीखता है। भाषा कौशल को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। 4 प्रकार में विभाजित किया गया, ये हम सब पढ़ चुके हैं पहले, फिर वही थोड़ा सा और पॉइंट है इसमें। जैसे श्रवण कौशल, श्रवण मतलब सुनना, सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल, देखो लिखा ही है यहाँ पे। वाचिक या मौखिक, तो सारे शब्द याद रखना, कीवर्ड सारे याद होने चाहिए। वाचिक या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, विचारों को बोलकर व्यक्त करने का कौशल। पठन कौशल, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। लेखन कौशल, तो ये चारों हो गए। विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करने का कौशल। और श्रवण कौशल यानी सुनना। अब इसको थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ेंगे। भाषा को श्रवण कौशल के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। केवल सुनना मात्र ही श्रवण कौशल नहीं है, बल्कि वक्ता या प्रवक्ता की बात को सुनकर उसके अर्थ को उसी प्रकार ग्रहण करना जिस प्रकार से बात अभिव्यक्त की जा रही है। तो ये सारी बातें हैं। ये पॉइंट इतने में ही क्लियर हो गया होगा, कोई ऐसा है नहीं। आगे बढ़ते हैं, और पीडीएफ है उसमें भी देख लेना, वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो जाएगी। रीडिंग के प्रकार, रीडिंग के प्रकार, रीडिंग के प्रकार, एक है स्कीमिंग। स्कीमिंग रीडिंग, ये कैसा होता है? जब पाठक यानी पढ़ने वाला पाठ सामग्री का केंद्रित भाव तथा सार खोजने के लिए तेजी से पढ़ता है, यानी स्पीड से पढ़ता है। ऐसे कई बार होता है कि पढ़ता है इंसान कि जल्दी से आ जाए, मेन पॉइंट पर आ जाए, तो वही चीज है। और लेखक के उद्देश्य तथा लिखने की व्यवस्था को समझना चाहता है, यानी क्या है ये, नोवेल है या कहानी है या कुछ और है, तो ये चीज समझना चाहता है। कई लोग पूरी बुक नहीं पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ते, उसका भाव जानना चाहते हैं कि है इसमें क्या बात। तो समझना चाहता है, तो यह प्रक्रिया स्कीमिंग रीडिंग के अंतर्गत आती है। जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग, कई लोग न्यूज़पेपर ऐसे ही पढ़ते हैं कि कोई मेन खबर तो नहीं मेरे लिए, कहीं जॉब का कुछ तो नहीं है, कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी या कहीं कुछ और योजना वोजना तो नहीं है, तो वो सब स्कीमिंग रीडिंग करते हैं ज्यादातर। स्किमिंग हो गया। अब स्कैनिंग रीडिंग, यह पाठक किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए वाक्यों को जल्दी से पार कर जाता है। स्कैनिंग में यही आता है। मान लिया अभी जैसे मैंने कहा है कि कई बार हम लोग अब न्यूज़पेपर का ही उदाहरण लेकर चलेंगे, तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें सोचते हैं कि कहीं कोई स्कीम, कोई संभावना तो नहीं है कि गवर्नमेंट ला रही हो कि हाँ इस मंथ में हम वैकेंसी लेकर आएंगे, ऐसा कुछ। तो वो
जल्दी जल्दी रीडिंग करेगा, या तो स्कैनिंग बोलते हैं इसको, कि हम वो पॉइंट उठा ले, वो कीवर्ड उठा ले कि हाँ इस मंथ में आने वाली है वैकेंसी। गहरी पढ़ाई, गहन पठन में बारीकी से और समय लेकर पढ़ा जाता है। यहाँ पाठक को प्रत्येक शब्द का अर्थ समझना होगा। सब अच्छे से समझता है, गहरी पढ़ाई करता है अच्छे से। अतिशय अभ्यास, अतिशय अभ्यास क्या होता है ये देखते हैं। यह पठन धारा प्रवाह पर अधिक जोर देता है और सटीकता पर कम, यानी जल्दी से पढ़ना। अतिशय अभ्यास वाले में क्या होता है, एक सेकंड, अतिशय अभ्यास में होता है कि ये चीजों को जल्दी जल्दी पार करते जाता है, पढ़ते जाता है, अधिक जोर जोर से पढ़ता है, जल्दी से हो। लेकिन सटीकता पर नहीं, पूछ लो तो कुछ पता भी नहीं रहेगा कि क्या है। तो ये अतिशय अभ्यास है। अतिशय यहाँ पे भी है, ये सही है। सटीकता पर ध्यान नहीं देता कि इतना सही है क्या है, अर्थ क्या है, कहना क्या चाह रहा है, जो भी सामग्री पढ़ रहा है वो। लेखन का प्रक्रिया उपागम, लेखन का प्रक्रिया उपागम, इसमें क्या है, प्रक्रिया उपागम बच्चों में लेखन कौशल के विकास के लिए लेखन का प्रक्रिया उपागम सहायक होता है। इसमें बच्चे क्रमबद्ध तरीके से सीखते हुए लेखन कौशल में दक्ष बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, लेखन कौशल के विकास के लिए लेखन का प्रक्रिया उपागम सहायक होता है। और मेन पॉइंट यही है, बस इतना, बच्चे क्रमबद्ध तरीके से सीखते हुए लेखन कौशल में दक्ष होते, नहीं लिखने के स्किल में बढ़िया हो जाते हैं। इसको लिखने के द्वारा लिखना सीखना कह सकते हैं, लिख के सीखना, लिखने के द्वारा लिखना सीखना, सही है, यही यही पॉइंट है। इसको लिखने के द्वारा लिखना सीखना, या ऐसे बोल सकते हैं लिख के लिखना सीखना कह सकते हैं या कहते हैं। आगे आते हैं, बिक्स, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। इसका हिंदी है इसलिए इंग्लिश वाला ज्यादा याद रखना, हिंदी का थोड़ा चेंज भी हो सकता है, बहुत कठिन इसके कई कीवर्ड है इसको लेकर। तो बिक्स का है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल, यानी बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल, डेली यूज में आने वाली लैंग्वेज को कहते हैं। ये किसको बिक्स कहते हैं, डेली यूज में आने वाली लैंग्वेज को, इसको बिक्स कहते हैं। यानी कि जैसे यूपी में है, लखनऊ में है, तो यहाँ पे डेली यूज में हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी हमारी जो है बिक्स है। कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यह जो है फॉर्मल लैंग्वेज होती है, यानी यह स्कूल में चलती है। जैसे कोई कह दे स्कूल में क्या, जैसे स्कूल में कैल्फ चलती है, बोल दे कोई स्कूल में कैल्फ चलती है, कहीं को बोल दे कि बिक्स चलती है, या कहीं भी कुछ भी बोल दे, तो आगे जो बिक्स बोला तो समझ लो अच्छा डेली यूज में आने वाली लैंग्वेज यूज हो रही है। और कैल्फ बोल दे तो समझ लो फॉर्मल लैंग्वेज है, जो भी बनाई गई है, इंग्लिश बनाई गई है, हिंदी बनाई गई है, भोजपुरी बनाई गई हो। आगे बढ़ते हैं, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। ये क्या है, भाषा शिक्षण में, यानी भाषा को जब हम पढ़ा रहे हैं तो उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे कि बच्चे कितना सीखे हैं, क्या है, उसके बारे में है। मूल्यांकन सीखने सिखाने की निश्चित अवधि के बाद बच्चों की वास्तविक उपलब्धि स्तर को जांचना मूल्यांकन कहलाता है। सीखने सिखाने के बाद यानी निश्चित एक जो भी टाइम, कई बार टीचर एक टॉपिक खत्म होने के बाद, कई बार एक लेसन खत्म होने के बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं। मूल्यांकन पढ़ने पढ़ाने प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुभूति तथा अधिगम का मापन करना होता है। आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है। आकलन की प्रक्रिया जो है
को मूल्यांकन करने के लिए की जाती है। अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। आकलन एक संवित प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है। पहले आकलन की जाती, फिर मूल्यांकन किया जाता है। यानी आकलन ये कि हाँ, इसका लगभग, इसे एक संभावना होती है। आकलन एक संभावना होती है और मूल्यांकन व्यापक इसलिए होता है क्योंकि वो एक एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू किया जाता है। मूल्यांकन के उद्देश्य समझते हैं। बच्चों में अपेक्षित व्यवहार बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना, बालक की योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों आदि का पता लगाना एवं उनके अनुसार शिक्षण विधि का चयन करना। चयन होगा, ये पढ़ नहीं होगा। इससे अध्यापन द्वारा अधिगम का मापन कर सकते हैं। विद्यालय में अपेक्षित कौशल की प्रवृत्ति का आकलन, बालकों के बहुमुखी विकास की निरंतर गति प्रदान करना, उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना। उपचारात्मक शिक्षण मतलब जहां बच्चा गलत कर रहा है, जहां जो चीज से हो रही गड़बड़, बस वहीं पे उस चीज को सही किया जाए, और कहाँ गलत कर रहा है, कहाँ क्या, ये सब चीज उपचारात्मक शिक्षण में आता है। ये पद्धति में ये बीएड और उसमें पढ़ाया भी जाता है। विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन करके भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना, बच्चों के अधिगम में होने वाली कठिनाइयों का पता लगाना और उन्हें दूर करने की सही रणनीति बनाना। मूल्यांकन का महत्व। अब मूल्यांकन का महत्व पढ़ेंगे। क्यों जरूरी है मूल्यांकन? शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है, बच्चों को अध्ययन की ओर अग्रसित करता है, बच्चों की कमजोरियों को जानने में सहायक होता है कि क्या कमजोरी है, अध्ययन की ओर अग्रसित यानी उससे बच्चा अगर कमजोर है, मूल्यांकन में दिख रहा है कि ये सही नहीं कर रहा है, सही करेगा, सही है तो लगेगा और सही करे या इसी को और अच्छा बनाए रखें। बच्चों की प्रगति में सहायक, शैक्षिक व व्यवसायिक मार्गदर्शन में सहायक। मूल्यांकन के प्रकार। अब प्रकार पर आए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकार: रचनात्मक, रचनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन। बच्चों को लगातार प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक के लिए रचनात्मक मूल्यांकन सहायक है। रचनात्मक मूल्यांकन में ऐसे अध्यापक पढ़ाते समय यह जांच करते हैं कि बच्चों ने ज्ञान को कितना अर्जित किया। रचनात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच में से किया जाता है। निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक निदान करना कैसे, ये भी समझते हैं। बच्चों के अधिगम यानी सीखने के दौरान होने वाली कठिनाइयों का पता लगाना और उन कठिनाइयों के कारण का पता लगाना कि क्या कठिनाई है, किस वजह से वो है, क्या कठिनाई है ये पता लगाना और किस वजह से, कारण क्या है ये पता लगाना, फिर उसका सोल्यूशन निकाल के इसको सॉल्व करना, उसे निदानात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन पाठ के अंत में किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन जो है वो पाठ के अंत में होता है, यानी जो जैसे मैंने अभी बताया था, जो पाठ पढ़ाने के बाद जो लास्ट में होता है मूल्यांकन कि क्या सीखे इस पाठ से, क्या समझे, तो उससे जुड़ा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो, और फिर देखा जाता है कि इतना जवाब मिलता है, वो आता है योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत। अध्यापक के द्वारा पढ़ाने के बाद ये देखना कि बच्चों ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया है, योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। जैसा कि मैंने बताया भी, जैसे किसी पाठ को पढ़ाने के बाद जब अध्यापक बच्चों से प्रश्न करता है
तो वह योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए उचित तरीके। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए उचित तरीके क्या हैं? बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर देना, बच्चों से प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर उनसे प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ये सारे पॉइंट है जो याद रखेगा। बच्चों से उनके अपने अनुभवों को लिखवाना, सुनी गई कहानी को बच्चों से अपने शब्दों में लिखवाना। ये सभी ने स्कूल टाइम अपने किया है, उनके सभी के टीचर ने जरूर कराया होगा, भाषा के टीचर ने। बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, यानी जो चित्र है उसका वर्णन करो, बताओ और प्रश्न पूछने के अवसर देना। अब मेन पॉइंट पे यहाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर क्वेश्चन इससे बनते हैं, आते हैं। पोर्टफोलियो, शेयर मार्केट वाला नहीं, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो यहाँ पे क्या है? पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह होता है, कलेक्शन होता है किसी काम को। और कौन कौन से काम का संग्रह होता है? यानी एक कलेक्शन होता है। इसमें बच्चे की उपलब्धियों, प्रगति और कमियों को भी रखा जाता है, यानी सिर्फ उपलब्धि नहीं, उपलब्धि, प्रगति, जो भी उसने अच्छा किया पहले से, और कमी को भी रखा जाता है। तो ये इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ना। पोर्टफोलियो से बच्चों की बहु महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं, क्या? जैसे व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, पारिवारिक, शैक्षिक, सहशैक्षिक, सांस्कृतिक, सहशैक्षिक मतलब शिक्षा के साथ साथ जो चलती है, तो सामाजिक जानकारी आदि मिलती है। बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने का यह उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। है समग्र एवं सतत मूल्यांकन। यहाँ समय लिखा था, टाइपिंग मिस्टेक है, सही हो जाएगा। समग्र एवं सतत मूल्यांकन, ये क्या होता है इसको समझते हैं। बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम आरटीई 2009, जो मेरा वीडियो अलग से एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, वो आप देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लेना, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और टीचिंग एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए किसी भी, चाहे DSSB हो, चाहे किसी भी स्टेट का हो, KVS का हो, कुछ भी, उससे ये सारी चीजें, यानी जो सीटेट में पढ़ाया जाता है, जो सिलेबस है, उसको तो आपको पूरा पढ़ना है ही है किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। और जो सिलेबस में रहेगा जिस भी स्टेट का हो, वो भी पढ़ना रहेगा। तो आरटीई 2009 के अनुसार CCE का प्रयोग बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक लागू किया गया है। अच्छा, CCE का है समग्र एवं सतत मूल्यांकन, को शॉर्टकट में CCE कहते हैं। क्या होता है CCE का अर्थ यह है, CCE का में होगा यहाँ पे, तो इसमें एक एक शब्दों को मतलब समझते हैं। CCE में सतत का अर्थ है कि बच्चों की प्रत्येक क्रिया कार्य का परीक्षण हो, जहां से उन्हें सीखा और सुधारा जा सके, शिक्षकों द्वारा समय पर आवश्यक बदलाव किया जा सके, साथ ही यह भी पता लगाया जा सके कि बच्चा सीखने में कहाँ कठिनाई का अनुभव कर रहा है। तो CCE जो है यही काम करता है कि बच्चों की प्रत्येक क्रिया क्रिया कार्य का परीक्षण करे, देखे, जांचे, और जहां उन्हें सीखा और सुधारा जा सके, वो सब देखे, शिक्षकों द्वारा समय पर आवश्यक बदलाव भी करें उनके सिखाने के तरीके में, वो जिस मेथड से बच्चे को सिखा रहे हैं उसमें आवश्यकता अनुसार बदलाव भी करें, और ये देखें बच्चा कहाँ कठिनाई अनुभव कर रहा है।
CCE के दूसरे घटक समग्र मूल्यांकन का अर्थ बच्चों में सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने से है। CCE के दूसरे जो घटक यानी समग्र, यहाँ पर समग्र सतत का अर्थ बता दिया। अब समग्र का अर्थ समझिए। समग्र मूल्यांकन का अर्थ बच्चों में सर्वांगीण यानी सभी टाइप का प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने से है। परीक्षण के प्रकार, परीक्षण के प्रकार अब ज्यादा है नहीं तो वीडियो पूरा देखना। और परीक्षण के प्रकार ये कितने होते हैं परीक्षण के प्रकार, तो ये देख लीजिए। व्यक्तिगत परीक्षण, इस परीक्षण में समय में केवल एक ही व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। एक समय में केवल एक ही व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसको व्यक्तिगत परीक्षण कहते हैं। और दूसरा है मानकीकृत परीक्षण। ये क्या है? ऐसे परीक्षण जो शिक्षा शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों आदि विशेषज्ञों की सहायता से किए जाते हैं और एक बड़े लेवल पर प्रशासित किए जाते हैं, मानकीकृत परीक्षण कहलाते हैं। तो एक बहुत बड़े लेवल पर होता है। और आत्मनिष्ठ परीक्षण, वे परीक्षण परीक्षक के व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर होते हैं। जो परीक्षण है आत्मनिष्ठ परीक्षण, ये जो परीक्षक यानी जो उसका परीक्षण कर रहा है उसके व्यक्तिगत निर्णय यानी पर्सनल होते हैं, वो अपने अनुसार देखता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण ये क्या है? यदि एक परीक्षण पर किसी परीक्षार्थी यानी जिसकी हम परीक्षा ले रहे हैं का अलग अलग परीक्षकों द्वारा एक जैसे अंक प्रदान किए जाए तो वह परीक्षण वस्तुनिष्ठ कहलाता है। इसलिए देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी के साथ कोई नाइंसाफी न हो, किसी जांचकर्ता की जो है उसकी अपनी व्यक्तिगत यानी आत्मनिष्ठ परीक्षण ना आ जाए, इसलिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण ही होता है। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछा जाता है तभी वैसे वस्तुनिष्ठ परीक्षण हो पाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसीलिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। निपुणता परीक्षण, इस परीक्षण के द्वारा किसी विशेष काम के संदर्भ में बच्चों की उपलब्धियों का मापन किया जाता है। कि किसी विशेष काम के संदर्भ में निपुणता यानी कोई काम है, कोई एक पर्टिकुलर एक काम है जिसको देखा जाता है कि ये बच्चा कितना अच्छे से कर सकेगा और या नहीं कर सकेगा, तो ये होता है विशेष काम के संदर्भ में बच्चों की उपलब्धियों का मापन किया जाता है। उपचारात्मक परीक्षण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। उपचारात्मक परीक्षण, तो ये उपचारात्मक परीक्षण देख लीजिए पहले, ये हेडिंग। उपचारात्मक परीक्षण निदानात्मक परीक्षण के बाद आता है, यानी पहले निदान करते हैं कि क्या है प्रॉब्लम, फिर इसके बाद उपचार करते हैं। तो उपचारात्मक परीक्षण निदानात्मक परीक्षण के बाद आता है, ये लाइन एकदम कंटेस्ट कर लीजिए, क्योंकि निदानात्मक परीक्षण के द्वारा पहले छात्रों के अध्ययन में होने वाली कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त की जाती है और उसके बाद उपचारात्मक उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। बहुत सिंपल है, तो इसमें ऐसा कुछ समझाने का है नहीं जो हम घंटों समझाएं। उपचारात्मक शिक्षण का महत्व, अब इसका महत्व क्या है, क्यों जरूरी है, ये पढ़ते हैं। बच्चों के सीखने के दौरान आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। बालकों की क्षमता को सही दिशा में मोड़ने में सहायता मिलती है। बालकों के व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का निराकरण होता है। व्यक्तित्व संबंधी पॉइंट नोट करिए। उपचारात्मक शिक्षण से बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। छात्रों द्वारा की जाने वाली गलतियों में सुधार के साथ साथ भविष्य में होने वाली गलतियों से भी बचाव
हो जाता है। शिक्षण रोचक, उद्देश्यपूर्ण और प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है। उपचारात्मक शिक्षण से ये सारे फायदे हैं, जिसमें से एक है कि शिक्षण यानी जो हम टीचिंग करते हैं वो रोचक होती है, उद्देश्यपूर्ण होती है और प्रभावशाली बनाने में भी सहायता मिलती है। अब ये इसमें कुछ मैंने गद्य पद एक सैंपल के रूप में दिया हुआ है, गद्यांश और पद्यांश। तो ये दिखा देते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये हम सोच रहे हैं अलग से वीडियो बना दें इसका, तो देख सकते हैं, आप देख लीजिए। ऐसे गद्यांश आता है ऐसे, जैसे मैंने थोड़ी सी स्टोरी एक पेज पर है और थोड़ी सी स्टोरी दूसरे पेज में है, तो कई बार ऐसा आता है कि आधा अलग, आधा पेज पलटने के बाद अलग रहता है, मतलब आधा हिस्सा अलग मिलता है। तो इस टाइप से रहेगा। और चूंकि यहाँ आंसर आंसर सब लिखा है, लेकिन आपको इसको छुपा के बता देंगे कैसे देखना है, कैसे समझना है। और ये देख लीजिए, तो ये अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके। और कुछ जो पेपर हैं उसकी प्रैक्टिस करा देंगे, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।